हेलो माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोग के लिए शादी पनिशमेंट का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त नारा जो कि अपने कमरे में थी, वहीं इस बारे में किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। फाइनली अब अंश भी रात के 9:30 बजे तक घर वापस लौट चुके थे और जैसे ही वो अंदर की तरफ आते हैं, आसपास के सारे रिलेटिव्स जो कि उनको अपने साथ बुला करके डांस करने के लिए काफ़ी फोर्स करने लगे थे। लेकिन अंश की एक निगाहें जो एक एक लोगों पर जैसे ही पड़ती जा रही थी, वैसे वैसे सब लोग अपनी अपनी स्टैंडर्ड में वापस आ चुके थे। और वहीं अंश जो कि अपने हाथ में लिए कोट और दूसरे हाथ में लिए फ़ोन की तरफ एक बार देखते हैं और फिर अगल बगल देखते हुए वो कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी शालिनी जी उनके कान के पास आते हुए धीरे से कहती हैं, जिसे ढूंढ रहे हैं वो अपने कमरे में गई है। थोड़ी परेशान सी लग रही है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे जाकर उससे बात करूं। मुझे लगा तुम आ जाओगे। तो अंश अपनी मॉम की तरफ देखकर कहते हैं, आपने कुछ खाया? शालिनी जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया था और वहीं वो आगे अंश से कहती हैं, सबने खा लिया है सिवाय उसके। अब उसको अपने हाथ से तो खाना नहीं है, किसी और को ही खिलाना पड़ेगा। मैंने सोचा मैं खिला दूं, पर मैं चाहकर भी उसका दरवाज़ा खोल नहीं पाई। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तुम जाकर बात करो एक बार उससे। आज वो अपने चेहरे पर हल्का सा स्माइल लाते हैं अपनी मॉम को दिखाने के लिए। उनकी स्माइल अभी तक तो सॉफ्ट थी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ करके सीढ़ी पर पहुंचे थे, उनके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ जाती है और वो पॉकेट में अपना फ़ोन डालते हुए कहते हैं, मैं खिलाता हूँ अपनी मैडम जी को खाना। और वह एक स्टाफ को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं और उसे डिनर ले आने के लिए कह दिए थे। वैसे तो अंश ने पहली बार 2-3 बार दरवाजे को खटखटाया था, लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला था, जिससे वह अपने हाथ को हैंडल पर प्रेस करते हैं और उसे मजबूरी में खोल ही देते हैं। वैसे वो ये करना नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि अंदर से खुद ही नायरा दरवाज़ा खोले। लेकिन नायरा तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी और चुपचाप बस अपने आप को अपने हाथों के बीच लपेटे हुए लेटी हुई थी। उसने इस वक्त ब्लैंकेट भी कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से उसे ठीक तरीके से बाहर से अंश के नॉक करने की आवाज़ भी नहीं आई थी। ब्लैंकेट के अंदर काफ़ी धीरे धीरे सुबकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी अंश को। अंश जो कि टक टक करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और धीरे से उसके ब्लैंकेट को नीचे खिसकाते हुए कहते हैं, हेलो। नायरा पहले तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन फिर अंशु उसे थोड़ा तेज आवाज़ में कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर प्यार से उठाने के लिए नहीं आया हूँ, खाना खाना है। अंश की एक कड़कती आवाज़ सुनकर नायरा तुरंत ही अपने होश में वापस आती और जल्दी से आंखें खोलती है और आंखें खोलते ही सामने इस वक्त उनके अंश का चेहरा था, जिससे वो चुपचाप उठ करके बैठती हुई कहती है, आप? उसको इस तरह कांपता देख करके अंश हंसते हुए कहते हैं, हाँ और कौन। वैसे मेरे अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी और को एक्सपेक्ट भी मत करना तुम। नायरा इस बात से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ों के अलावा और किसी के लिए जगह भी नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ऐसी बड़ी बड़ी और गहरी बातें सुनकर अंश फ्रस्ट्रेशन में अपनी बाहें चढ़ाते और फिर अपने कोट को ले जा करके बगल के रख के काउच पर रखते हुए कहते हैं, नीचे फंक्शन चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नायरा अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहती है, मैं मेहंदी सुखा रही थी। अंश उसकी मेहंदी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तो ऑलमोस्ट सूख गई है। चलो ठीक है, इसे धुल लो, खाना आ रहा है। और थोड़ी ही देर में एक स्टाफ जो कि अपने हाथ में ट्रे लिए बहुत ही प्यार से खाना ले आकर के अंश के सामने रख दिया था। अंश टेबल पर रखे खाने के प्लेट की तरफ देखते और नायरा को उसी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, चलो उठो खाना खाओ। नायरा अपने हाथ की तरफ दिखाते हुए कहती है, मैं खाना नहीं खा सकती, ये मेहंदी ऐसे धुला नहीं चाहता, शुभ नहीं होता ये। अंश उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं, ओह शुभ अशुभ की देवी, तुम्हें क्या लगता है तुम इस मेहंदी को अगर ज़्यादा देर तक रखोगी तो हमारी शादी लाइफ टाइम के लिए चलेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भूल चुकी हो, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा है। बस एक बार मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो ये नाटक करना छोड़ो, जा करके इसे धुलो। नायरा भी कुछ समझ पाती और वो कुछ बोल पाती उससे पहले अंश जो थोड़े गुस्से में उसके बाजू को पकड़ते हुए कहते हैं, एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। तुमसे खुद से कुछ कहना तो बेकार है। जब तक तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ना की जाए ना, तुम कोई बात सुनती नहीं हो। और वह खुद ही उसके हाथ के सारे मेहंदी को अपने हाथों से छुड़ाने लगे थे और उसे बेसिन में ले जा करके अच्छी तरह से उसका हैंड वॉश करवाते हुए कहते हैं, आई थिंक नाउ योर हैंड्स आर रेडी टू हैव योर डिनर।
नायरा के हाथ में अब प्लेट अंश ने रख दिया था और वो खुद आकर के काउच पर आराम से बैठते हुए कहते हैं, शुरू करो। कहाँ बेचारी नायरा की हालत खराब थी, रोते रोते उसका सिर दर्द हो रहा था। ऊपर से इस वक्त उसे भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगी थी। अगर कोई तकलीफ या कष्ट में होता है तो उसे भूख कहाँ लगती है। लेकिन अब अंश की ज़बरदस्ती को सुनते हुए नायरा बहुत ही धीरे आवाज़ में पूछती है, आप यहीं पर रहेंगे क्या? उसकी आवाज़ सुनकर अंश बहुत ही प्यार से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, क्यों नहीं, जब तक तुम पूरा खाना ख़त्म नहीं कर देती तब तक मैं यहीं पर रहूँगा, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू। अब जल्दी खाओ, वैसे भी तुम्हारे सामने रहना इट्स लाइक फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। नायरा जो मजबूरी में अब धीरे धीरे एक एक बाइट लेना शुरू करती है और लगभग उसे आधे घंटे लग गए थे पूरा खाना खाते खाते। अभी उसके कुछ चीज़ें बची हुई थीं कि तभी अंश खड़े होते हैं और साथ लाए ट्रे में कुछ और सामान को लेकर के नायरा के प्लेट में डालते हुए कहते हैं, इसे भी फिनिश करो। और फिर से आकर के वो काउच पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठ गए थे और साथ ही अपने हाथ में लिए फ़ोन को स्क्रॉल करना शुरू कर दिए थे। वैसे तो वो सिर्फ दिखाने के लिए था, क्योंकि उनकी नज़र तो बस नायरा पर टिकी हुई थी। नायरा जो मुंह बनाकर अंश की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे खाना बहुत ज़्यादा था, मैं इतना नहीं खाती और इतना सारा आपने और डाल दिया। मैं क्या कोई लेडी भैंस हूँ जो मैं इतना सारा खा पाऊँगी? इस पर अंश बिल्कुल साइलेंट है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा अपनी गर्दन को टिल्ट करके वो नायरा को घूरे जा रहे थे, जिससे नायरा दोबारा से अपने प्लेट में देखती और फिर रोते हुए खाना दोबारा से खाना शुरू करती है। वो जैसे तैसे करके अब लगभग 1.5 घंटे में फाइनली प्लेट को फिनिश कर पाई थी और वो जैसे ही खड़े होकर के अंश को प्लेट दिखाने वाली होती है, अंश भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, अभी इसमें कुछ चावल के दाने बचे हुए हैं, इसे भी ख़त्म करो। नायरा अपनी शक्ल उठाकर अंश की तरफ देखते हुए कहती है, मुझसे अब खाया नहीं जाएगा, उल्टी हो जाएगी। अंश अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मैंने क्या कहा? ख़त्म करो मतलब करो, मुझे पूरा प्लेट क्लीन चाहिए। और वहीं ये बोल करके वो कमरे से बाहर आकर टिक गए थे। दरवाज़ा खोलकर वो एक स्टाफ से कुछ इशारा करते हैं और फिर से आकर के आराम से अंदर काउच पर बैठ जाते हैं। अब नायरा बैठ करके प्लेट का एक एक दाना ऐसे चूंग रही थी जैसे वो कोई चिड़िया हो, और जैसे तैसे करके अब उसके प्लेट का पूरा दाना भी ख़त्म होता है और ये काम करते करते लगभग 2 घंटे पूरे हो चुके थे। अंश अपने फ़ोन में टाइम देखते हैं और फिर धीरे से अपने सर को हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट करके आराम करते हुए कहते हैं, आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। दोनों बाहें फैला करके आराम से किसी राजा महाराजाओं की तरह वो नायरा के सामने बैठे हुए थे। नायरा जैसे ही खड़े होकर के फाइनली अब प्लेट को दिखाने वाली होती है। अंश जो कि अपनी आंखें बंद कर चुके थे, नायरा धीरे से कहती है, मैंने खा लिया, अब हो गया ना? सुनिए, मैंने खा लिया। अंश अपनी आंखें ही नहीं खोल रहे थे। वहीं नायरा जो कहती है, ये तो चीटिंग है, आपको देखना पड़ेगा, मैंने खा लिया, जैसे तैसे करके। कि तभी एक स्टाफ जो के अंदर आने की परमिशन मांगता है और अंश धीरे से कहते हैं, कम इन। नायरा अपनी थूक गटकते हुए कहती है, अब क्या? कि तभी वो स्टाफ जो कि अपने हाथ में आइसक्रीम लेकर आया था और उसे नायरा के प्लेट में अलग से रखते हुए कहता है, मैम दिस इज़ योर डेजर्ट। मैम उसके साथ ये स्वीट भी है। और बहुत सारे स्वीट के आइटम्स भी अब नायरा के सामने रख दिए गए थे, वो भी उसी के प्लेट में। अब जाकर के अंश ने अपनी आंखें खोली थी और फाइनली वो प्लेट की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या दिखाने आई हो तुम? इतना सारा खाना तो पहले से ही बचा हुआ है। ये सुनते ही नायरा हैरान होकर कहती है, आप चीटिंग करते हैं, आप एक नंबर के चीटर हैं, मैंने खा लिया था। ये सुनकर अंश उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम मुझे चीटर बोलोगी? इतनी हिम्मत तुम्हारी? नायरा जो डरते हुए कहती है, नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रही थी, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए, पर मैं अब नहीं खा सकती, मेरा पेट बहुत भर गया है। अंश अपनी दांत पीसते हुए कहते हैं, अब खाना तो पड़ेगा तुम्हें, मुझे नहीं पता। मैंने जो कहा है उसे जब तक तुम कंप्लीट नहीं कर देती मैं तुम्हारे सामने बैठा रहूँगा, और नहीं बैठना मुझे तुम्हारे सामने, नहीं देखना मुझे तुम्हारा चेहरा। जस्ट कम ऑन, डू इट फास्ट। खाना ख़त्म करो, उसके बाद से मुझे प्लेट दिखाओ ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। तभी से तुम्हारी शक्ल देख देख करके मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो रहा है। अब क्या सर पर ही खड़ी रहोगी मेरे? जाओ बैठो, खाना खाओ। नायरा जो चुपचाप जाकर के दोबारा से बेड पर बैठते हुए कहती है, अब मैं कौन से मुंह से खाऊंगी? अंश अपने फ़ोन को अपने हाथ पर धीरे धीरे टैप करते हुए कहते हैं,
मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम ना खा पाओ। तुम्हें परेशान करने का मज़ा ही कुछ और है। फिर समायरा जी। अब वो एक एक स्पून जैसे तैसे करके अपने मुंह में लगाने लगी थी, लेकिन रात भर बेचारी नायरा से खाना ख़त्म ही नहीं हो पाता। और वो फाइनली अब जाकर के सुबह पूरे खाने को ख़त्म करते हुए मुश्किल से ले जाकर के प्लेट को उसके सामने रखते हुए कहती है, अब मैं आपके पैर पड़ती हूँ, अब मुझे कुछ खाना। वो ऑलमोस्ट अभी वॉमिट करने वाली थी कि तभी अंश जल्दी से खड़े होते हैं और उसे बाथरूम की तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, वहाँ जा करके। 5 मिनट बाद नायरा जो बाथरूम से बाहर निकल करके अपने मुंह को पोंछते हुए आती है और जाकर के बेड पर बैठते हुए कहती है, आज तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना कौन खिलाता है। अंश जो आकर के उसके हाथ में एक टैबलेट देते हुए कहते हैं, ये वॉमिट की दवा है, इसे खा लो, वॉमिट नहीं होगी। वैसे भी शादी के दिन लड़कियों को सुबह से रात तक कुछ नहीं खाने को मिलता है। पूरा एक दिन अगर तुम कुछ नहीं खाती तो वीक हो जाती, और फिर वीक होने के बाद तुम ना तो मुझसे अच्छे से डर पाती ना ही लड़ पाती, और मुझे तुम वीक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। आई थिंक अब ये दवाई तुम्हारे लिए काम करेगी और थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद से तैयार होने में लग जाना। शादी है आज तुम्हारी, दुल्हन बनने वाली हो तुम, वो भी अंश मल्होत्रा की। ये दिन तुम्हारे लिए स्पेशल तो होना ही चाहिए। नायरा जो पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, सुबह से ही दर्द शुरू हो गया, पता नहीं रात तक क्या होगा मेरा। सुनकर अंश जो कि एक विनिंग स्माइल लेते हुए अपने कोट और अपने फोन को दोबारा से पकड़ करके अब रूम से बाहर निकल चुके थे। इस वक्त सम्राट जो कि चेस बोर्ड के सामने बैठे थे और अपनी तरफ का 2 प्यादा गिराते हुए कहते हैं, जी चाल चली हो तुमने अंश, मगर अब क्या करोगे। और वो अपनी क्वीन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अब मेरी रानी आ रही है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी कमजोरी बनकर काम करेगी और मुझे जिताने में वो मेरी मदद करेगी। अब बहुत खेल ली तुमने अपनी बाजी, एक बाजी तो मेरी तरफ से भी बनती है ना अंश। सुबह से ही अब हल्का हल्का पूरे माहौल में हलचल शुरू हो गई थी इस मेंशन के अंदर। वहीं आज सुबह सुबह ही अनु के फ़ोन पर बार बार किसी का मैसेज आ रहा था। अनु जो फाइनली लगभग 7 बजे उठती है और जैसे उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा था, वो तुरंत ही किसी को कॉल लगा देती है और काफ़ी स्माइल करते हुए और साथ ही अपने चेहरे पर शर्माहट लेते हुए जैसे फ़ोन रिसीव हुआ था वो धीरे से कहती है, हेलो, गुड मॉर्निंग। दूसरी तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी डीप आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग, ऐसे होती गुड मॉर्निंग, ना कोई किस, ना कोई मौजी, ना कोई हग, और तुम कर क्या रही हो सुबह से। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ, रात भर मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं सो तक नहीं पाया। तभी से नेक्स्ट बिल्कुल भी गुड नहीं हुई है। आई होप कि मेरी नाइट अच्छी हो जाए। ये सुनते ही अनु जो कहती है, बहुत बदमाशी कर रहे हैं आप, आंटी से शिकायत लगाऊँ आपकी। अर्जुन हंसते हुए अपने पिलो को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तो ये अच्छा बहाना है, हर बात पर आंटी को बीच में लेती आओ, और तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारी आंटी तुम्हें बचा पाएंगी मुझसे। अनुज इस बात को सुनते ही थोड़ा घबराते हुए कहती है, किस बारे में बात कर रहे हैं आप क्या मुझे मारने वाले हैं? और अगर ऐसा करने वाले हैं तो सोच लीजिएगा, मेरे भाई आपसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनते ही अजय नाराज़ होते हुए कहते हैं, अरे यार, सुबह सुबह उसकी बात तो मत करो, कम ऑन, आज हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। आज ऑफिशियली आप हमारी बन जाएंगे और उसके बाद हम दोनों एक साथ हर वक्त। ये सुनते ही अनुज कहती है, क्यों, फिर आपको सऊदी भी तो जाना होगा, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, है ना? अर्जुन इस बात पर अपना सिर ना मिलाते हुए बहुत ही प्यार से कहते हैं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, वैसे भी अपना बिजनेस अब यहीं पर सेटअप करने की कोशिश करूंगा। सऊदी कभी कभार जाना होगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। इस बात पर अनु कहती है, नहीं, कभी कभी चले भी जाएगा, कम से कम इसी बहाने मुझे अपने भाई के साथ रहने का मौका तो मिलेगा। अनन्या और अर्जुन की शादी बिल्कुल आइडियल शादी थी, जैसे हर कपल्स अपनी वेडिंग को इमेजिन कर सकते हैं, मगर दूसरी तरफ नायरा के लिए ये कोई ट्रेजेडी से कम नहीं थी। और वहीं अंश जो कि अपने पुशअप्स मारते हुए काफ़ी आराम से नायरा के बारे में सोचे जा रहे थे, और उनके नज़रिए से देखा जाए तो ये शादी उनके लिए एंटरटेनमेंट और उनके प्रॉफिट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं थी।
उनकी माँ का डिवोर्स फाइनली अब पॉसिबल हो पाएगा, इस बारे में सोचकर ही उनके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। और साथ ही समायरा को इस तरह डरता देख करके, उनके सामने घबराता देख करके वो और ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस एक दिन और, एक दिन बाद तुम्हारा ये दूसरे कमरे का सफ़र मेरे कमरे तक तय हो जाएगा, और उसके बाद एक कमरे में एक पति अपनी बीवी के साथ क्या क्या करता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। समायरा, यू आर वेलकम। लगभग सुबह के 10 बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन होना शुरू हो गया था। इस मेंशन में बहुत बड़ा एरिया था जो कि बाहर के फील्ड एरिया में आता था। पूरा मेंशन जितने एरिया में कवर था उसके आधे हिस्से में घर और बाकी का हिस्सा जो कि बिल्कुल खुला था, उसमें थोड़ा बहुत जगह स्विमिंग पूल ने भी कवर कर रखी थी। काफ़ी अच्छी तरीके से एस्थेटिक डिज़ाइन के साथ हर जगह पर तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। भाई अंदर के आए हुए सारे बच्चे, सारे रिलेटिव्स जो कि इधर उधर काम करने में लगे हुए थे और साथ ही अपने अपने आप को अच्छी तरह से सुंदर बनाने में भी, क्योंकि ये शादी वाकई ही कर पूरी दुनिया के कोने कोने में जाने वाला था। मीडियाज, बड़े बड़े स्टार्स, हर कोई यहाँ पर मौजूद होगा आज। इस बारे में ही सोचकर परिवार के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। मगर इस वक्त कोई एक शख्स जो कि रसोई में खड़ा काम करवाते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और ये थी सृष्टि। इस वक्त शालिनी जी और सावित्री जी जो कि आए हुए शेफ के साथ कुछ बातें कर रही थी। शालिनी जी बस उनके साइड में खड़ी थी, तभी पीछे से उन्हें कोई अपने हाथ से टैप करके उनका हाथ पकड़कर साइड में ले आता है और एक कॉर्नर में ले जा करके सृष्टि काफ़ी घबराते हुए शालिनी जी से कहती है, कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। देखिए मम्मी जी, वैसे तो मैं ये बताना नहीं चाह रही थी, पर मुझे लगता है कि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो ये मेरी गलती होगी। शालिनी जी अभी जानने की कोशिश कर ही पाती कि आखिर बात है क्या, तब तक काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, हे भगवान, मेरा 5 लाख का सेट गायब हो गया। तभी एक दूसरी औरत भी आते हुए कहती है, हमारा भी न जाने कहाँ गया, हमने तो अलमीरा में ही रखा था। इस बात पर इंदिरा भी अपने चेहरे पर एक तिरछी स्माइल लाते हुए कहती हैं, हमको तो लगा था कि हमारा ही गायब हुआ है, इसी वजह से हम डर करके किसी को बता नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि चीज़ें अपने आप ही गायब हो रही हैं या फिर कोई चुरा रहा है, समझ नहीं आ रहा। जहाँ सृष्टि ने भी शालिनी जी का हाथ पकड़ा था, शालिनी जी तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाकर उन लोग के सामने आते हुए कहती हैं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं चाची जी, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई चोरी बिल्कुल भी नहीं, ये मल्होत्रा मेंशन है, यहाँ पर चोरी क्या मक्के भी बिन बना नहीं सकती, और भला बाहर से कोई चोर कि। तब इंदिरा उनको रोकते हुए कहते हैं, अरे अब आप भी ना इतना भी भोली मत बनिए। और फिर वो सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, भाभी, अगर चोर घर के अंदर ही हो तो फिर उसे बाहर से आने की क्या ज़रूरत होगी? हो सकता हो आप लोग का भरोसा जीते यहीं पर बैठा हो। अब बाकी आप लोग देख लीजिए भाई, सबका सेट गायब हो रहा है। अब मेरी बहू सृष्टि, तुम्हारा भी सेट तो नहीं मिल रहा था ना, तुमने हमको बताया था। अब बेचारी सृष्टि कुछ बोल नहीं पाती, बस उसने अपने सर को नीचे कर लिया था। सावित्री जी जगाने का इशारा कर दी थी और वहीं सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए पूछती हैं, क्या तुम्हारा भी सेट गायब हो गया? बताओ, कुछ पूछ रहे हैं हम। उसने बस अपने सर को धीरे से हाँ मिला दिया था। अब शालिनी जी काफ़ी परेशान होते हुए कहती हैं, ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही अशुभ है, सोने का गायब होना बहुत ही बुरा माना जाता है। इस बात पर सबने अपने सर को हाँ में हिला दिया था। सावित्री जी जो कि घबराते हुए कहती हैं, ये हमारी लापरवाही का नतीजा है, हमें ध्यान रखना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब गायब हुआ है तो मिल भी जाएगा, और अगर नहीं मिला तो समझ लो कि ये शादी बहुत ही अशुभ होने वाली है सबके लिए। वहीं शालिनी जी जो तुरंत ही अंश के कमरे में जाने लगी थी, क्योंकि उनको लगता था कि इस मामले को सबसे अच्छे से शॉर्ट आउट वही कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सावित्री जी भी अपने हस्बैंड के पास जाते हैं और सारी बातों को अच्छी तरह से बताते हैं। जयचंद्र जो कि इस वक्त आराम से अपने चेयर पर बैठे अपने कुछ फ्रेंड वगैरह से बातें कर रहे थे उनको इनवाइट करने के लिए, और वहीं सावित्री जी की बातें सुनकर वो फ़ोन रखते हुए काफ़ी गुस्से में कहते हैं, आपके मल्होत्रा खानदान में चोरी? इतना बड़ा लांछन लगाया किसने हमारे परिवार पर? और कौन ये कह रहा है कि हमारे घर में कोई ऐसा? शर्म आनी चाहिए उसे। सावित्री जी जो नीचे अपना सिर झुकाते हुए कहती हैं, आप तो जानते हैं ना धीरज की बीवी को
वो हमेशा कोई ना कोई ऊटपटांग बातें करती ही रहती है, लेकिन अब मैं उसे कैसे मना करूं? क्योंकि सबका सेट गायब हो रहा है। किसी एक का होता तो समझ में भी आता। अब बात वो नहीं है कि सेट गायब हो रहा है, बात 50-60 लाख तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि सोना गायब हो रहा है और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे तो सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना शादी में? जयचंद्र, जो कि कुछ सोचते हुए अपने कुर्ते के स्लीव्स को ऊपर करते हुए कहते हैं, अंश मल्होत्रा, जब बात अंश की आती है तो बिना किसी गड़बड़ के कोई काम हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा गड़बड़ तो वही है। शालिनी जी, जो कि इस वक्त अंश के सामने उनको सारी बातें बता रही थी, और अंश, जो कि आराम से शर्टलेस होकर के अपने पुशअप्स पे फोकस करते हुए कहते हैं, तो क्या करूं मैं? अब जाकर के सबके कमरे की तलाशी लूं? यही रह गया है मॉम मेरी ज़िंदगी में। और फिर वो धीरे से खड़े होते हुए कहते हैं, आप मुझे डिटेक्टिव बनना चाहता था, मगर अब मैं सीआईडी नहीं हूँ, ये पुलिस केस है, जाकर के पुलिस से बात करिए। शालिनी जी, जो कि इतना कैजुअली अंश को बात करता हुआ सुनकर कहती है, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें पता भी है रिश्तेदारों के सामने कितनी इंसल्ट हो रही है हमारी, और सबसे ज़्यादा तो पापा जी की। ये सुनते ही अंश हंसते हुए कहते हैं, हो उनकी इंसल्ट? वैसे क्यों? उन्हीं के तिजोरी से मिला है क्या सारा सेट? कहीं उन्होंने तो डाका नहीं डाल लिया? सावित्री जी अंश के कानों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी हाइट ज़्यादा थी और शालिनी जी की हाइट कम, जिससे अंश खुद ही हल्का सा झुकते हुए अपने कान को उनकी तरफ करते हुए कहते हैं, लीजिए, पकड़ लीजिए, बचपन से आदत है आपकी, जब भी सच बोलता हूँ आपको बुरा लग जाता है। इस घर में अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो आपके ससुर जी। और जहाँ तक बात रही सेट की, तो ठीक है ना, मैं बोल दूंगा उससे, क्या नाम है उसका? शालिनी जी जो कहती हैं, राधे श्याम से तो हम भी बोल सकते हैं, मगर सोना गायब हुए तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अंश, जो कि थोड़ा गुस्सा करके अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मॉम प्लीज, मेरी जिंदगी में अब तो कुछ अच्छा होता आया है जो आज होगा, और कुछ बुरा होता है या कुछ अशुभ होता है तो आई लिटरली डोंट गिव अ केयर। मेरी जिंदगी में बस मेरा बिजनेस सही तरीके से चलना चाहिए और आप खुश रहें, बस दैट्स ऑल। ये मेरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। और हाँ, मेरी बहन की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। शालिनी जी जो धीरे से अपने हाथ को उठाकर अंश के गालों पर रखते हुए कहती हैं, और तुम्हारी शादी का क्या? तुम्हारी और नायरा की शादी का क्या बेटा? अंश अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये शादी मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ माँ। आप नहीं जानते हैं, आपको इस घर से, इन लोगों से दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी शादी भी। बस आप मुझे कभी समझ नहीं पाए, और अब मैं आपको समझाना भी नहीं चाहता हूँ कुछ भी। आपको मुझे गलत समझना है, आप समझते रहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप परेशान मत हुआ करिए। आपकी आंखों में आंसू आते हैं ना, आंसू आता है, अंश की जान निकलने लगती है। सो प्लीज़ काम डाउन, कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही चोरी की, तो मैं देख लूँगा ये किसने किया है, ठीक है? अब तो खुश हो जाइए मेरी माँ। शालिनी जी जो कि अपने बेटे को ध्यान से देखते हुए कहती हैं, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं नहीं सोचती इसके बारे में ज़्यादा, पर मुझे पता है नीचे बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। और सुनो, तुम दूर रहना, क्योंकि पापा जी नाराज़ होंगे और तुम उनका मजाक उड़ाओगे तो फिर बात बहुत बिगड़ सकती है। और आज शादी है, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ हो। जब तक शालिनी जी नीचे पहुंचे थे, पूरा परिवार जो नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया था, धीरे धीरे और भी लोग जुटते जा रहे थे। वहीं अब धीरज बिंद्रा की बातों को मानते हुए जयचंद्र से पूछते हैं, आपको अपने इस पूरे परिवार के लोगों पर भरोसा है ना? तो फिर मुझे लगता है कि सबके कमरे की तलाश ही लेनी चाहिए भाई साहब। मुझे पता है कि आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है, लेकिन फिर भी एक बार सबके तसल्ली के लिए हम स्टाफ से ये काम करवा लेते हैं ना। ये सुनते इंदिरा जी जो कहती हैं, नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है स्टाफ से सब काम करवाने की, हो सकता हो किसी स्टाफ की गलती हो। इस पर जयचंद्र अपनी उंगली दिखाते हुए कहते हैं, बहुत हो गया, धीरज चुप कराओ अपनी बीवी को। हमारे यहाँ के स्टाफ बहुत ही सज्जन और नेक होती हैं, और यहाँ पर जितने भी मेल स्टाफ हैं उनको भी हम अच्छे से जानते हैं। और भला कोई मेल स्टाफ औरतों के गहने क्यों चुराएगा? और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे होते हुए ये काम कर सके। अनु भी अब अपने फ़ोन को रखते हुए बाहर की तरफ आ गई थी, और वो अपनी मॉम के ठीक बगल में आकर खड़े हुए कहती है, क्या चल रहा है नीचे मम्मा?
सब लोग सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? जानवी जो केनू का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, तुम चलो अपने कमरे में, तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग थोड़ी देर में शावर से निकलने के बाद आज अंश ने अनयूजुअल कैजुअल कपड़े पहने थे। वैसे उनका कैजुअल भी लोगों के हिसाब से रॉयल ही होता था। ऊपर ब्लैक कलर का प्रीमियम स्लीक कॉलर टी शर्ट, जिसके साथ उनके चेस्ट पर हल्का सा जिप भी लगा हुआ था जिसे उन्होंने खोल रखा था और वो उनके चेस्ट को और उनके मसल्स को बाहर कर दिखा रहा था। ये टी शर्ट उनके बॉडी पर काफ़ी हद तक परफेक्टली बैठ रहा था, जिससे उनके एब्स भी हल्का फुल्का उभर कर नजर आ रहे थे। स्लीव्स हल्का सा फोल्डेड थे, जिससे उनके ट्राइसेप्स और ज़्यादा सेडक्टिव लग रहे थे। और ब्लैक टी शर्ट के साथ उन्होंने कॉम्बो में क्रीम पैंट पहना हुआ था, जो कि उनके लुक को और ज़्यादा परफेक्ट बना रहा था। अपने हाथों में हमेशा की तरह एंटीक वॉच और साथ ही पतली सी गले में चेन, और इसके साथ ही वो अपने हाथ में लिए फ़ोन के साथ बाहर आ रहे थे। अभी वो नीचे उतरते, लेकिन उससे पहले उनकी नज़र पहुंचती है अपने रूम के ठीक बगल वाले कमरे में, जिसकी तरफ देख करके वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हारा भी तो हाल जान लो, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। आज इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे कि आखिर आजकल उनका ध्यान अपनी मॉम से ज़्यादा किसी और पर रह रहा है। वो हैंडल घुमा करके दरवाज़ा बिना नॉक किए खोल दिए थे, और जैसे ही दरवाज़ा खुला था, इस वक्त नायरा भी ब्लू कलर के काफ़ी खूबसूरत कुर्ते में इस वक्त अपने बाल को सुखाते हुए कुछ गुनगुनाए जा रही थी। राधे कृष्ण के जूते अलौकिक तीनों लोक में छाए रही हैं। अभी उसकी इतनी लाइन कंप्लीट हुई थी कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, भगवान को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज तो तुम्हें भगवान भी मुझसे नहीं बचा सकते। ये सुनते ही नायरा झटके से दोबारा पीछे मुड़ी थी, और जैसे ही वो पीछे मुड़ी थी, उसके लंबे घने बाल जो कि पानी लिए तड़ाक से दोबारा से अंश के मुंह पर पड़े थे। जैसे ही अंश ने ये नोटिस किया था, वो काफ़ी गुस्से में अपने मुंह पर आए सारे पानी को अपने हाथों से पोंछते हुए कहते हैं, शादी होने के बाद सबसे पहले तो तुम्हारा बाल कटवाऊंगा मैं। नायरा इस बात से नाराज़ होते हुए कहती है, क्यों? अब मेरे बाल ने क्या किया है? क्या बिगाड़ा है आपका? अंशु उसकी तरफ आगे बढ़ते और उसके हाथ को ले जाकर के अपने मुंह पर रखते हुए कहते हैं, ये देखो, तुम्हारे बाल का पानी मेरे, खैर छोड़ो तुम। और वो खुद ही उसके हाथ को झटकते हुए कहते हैं, नीचे चलो, तुम्हारे साथ तमाशे का मजा लेना है मुझे। ये सुनकर नायरा थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, तमाशा? क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अंश उसकी तरफ हल्का सा झुक करके टॉन भरी स्माइल देते हुए कहते हैं, जब से तुम इस घर में आई हो, गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। क्या कहते हो उसे? वो कौन सी लैंग्वेज में बोला जाता है? अनलकी नहीं, पनौती। एक्चुअली यू आर पनौती। जिसकी लाइफ में आती हो, हेल कर देती उसकी ज़िंदगी। अंश ने ये तो बहुत ही कैजुअली बोल दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नायरा पर इसका क्या असर होगा। ये सुनते ही उसके हाथों से टॉवल नीचे की तरफ गिर जाता है, और वो भी काफ़ी कमज़ोर होते हुए पीछे की तरफ जाकर के काउंटर से लड़ते हुए कहती है, मैंने क्या कर दिया? अब किसकी ज़िंदगी बुरी हो गई मेरी वजह से? क्या कर दिया मैंने ऐसा? उसको इस तरह रोता देख करके अचानक ही अंश उसी के टॉवल पर अपना पैर रख करके आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब क्या नया नाटक शुरू कर रही हो? बोल दिया तो बोल दिया, चलो अब नीचे। नायरा अपनी कुर्ती को ठीक करती है और अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, मुझे नहीं चलना आपके साथ। अंश उसके हाथों को जोर से पकड़े हुए कहते हैं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तुम चल रही हो। नायरा अपने बालों की तरफ देखते हुए कहती है, पर मैंने बाल नहीं बांधे और मैं तैयार भी नहीं। लेकिन अंश जो कि अपने हाथ में बेड पर रखे दुपट्टे को उसके मुंह पर ऑलमोस्ट फेंकते हैं और फिर कहते हैं, चल रही हो मतलब चल रही हो, बहस मत किया करो मुझसे। नायरा भी उनके साथ साथ पीछे पीछे जाने लगी थी, और अब वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे थे, जहाँ पर जयचंद्र सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हर किसी के कमरे को चेक करना और इस तरह तलाशी लेना सही नहीं होगा। अंश भी अब नीचे आ चुके थे, और वो भी अपने दादाजी के साइड में खड़े होते हुए कहते हैं, वैसे अगर इतना प्यार से ये लोग रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मान जाइए ना मिस्टर मल्होत्रा जी। इस घर के बड़े सदस्य हैं आप, सबकी मांग को पूरी करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इन लोग की मर्जी है कि सबका रूम चेक हो जाए तो ठीक है, हो जाना चाहिए। इंदिरा जी इस बात पर खुश होते हुए कहती हैं, अंश बेटे जैसा दिमागदार बेटा भगवान सबको दे, बस यही तो कह रही थी मैं बड़े भाई साहब, बाकी आपकी मर्जी देख लीजिए अब आप। जयचंद्र जो गुस्से में अंश की तरफ देखते हुए कहते हैं,
आपको तो मज़ा आ रहा होगा ना ये सब देख करके। मेरे घर की इज्जत की बात है, इस तरह मैं सबके कमरे में चेकिंग करवाऊंगा। अंश अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहते हैं, तो फिर मत करवाइए, मुझे क्या। तभी जयचंद्र जो अंश की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है, फिर शुरुआत आपके कमरे से ही होगी। अंश बेटा। जैसे अंश ने यह सुना था, वो इंदिरा जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे कमरे की तलाशी लेनी है किसी को। जितने स्ट्रिक्ट उनमें उन्होंने ये बोला था और एक एक करके उन सारी औरतों की तरफ वो नजर उठा करके देखे थे। सब लोग अपने चेहरे को जल्दी जल्दी नाम हिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, अंश बेटा के कमरे में क्या करेंगे देख करके, वो थोड़ी ना कभी किसी का कोई सामान चुरा सकता है। तभी दूसरी औरत जो कहती है, और नहीं तो क्या, जिसके पास खुद इतना पैसा हो उसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है। अंश बेटा के कमरे में कोई चेकिंग नहीं होगी, ठीक है ना बेटा। अंश इस बात पर तुरंत ही अपना सर हाँ मिलाते और स्माइल करके अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, हो गई तसल्ली। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर्स कभी भी ड्रामा का हिस्सा नहीं बनते। वो सिर्फ ड्रामा को देखते और एंजॉय करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग ड्रामा कंटिन्यू करिए, मैं उसे एंटरटेन करूँगा। चलो। और ये बोलकर वो समारा का हाथ पकड़ कर ले जा करके उसे अपने साथ काउच पर बैठा लिए थे और उसके कंधे पर अपना हाथ ऐसे रखे थे जैसे वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब हो। और वो नायरा की तरफ हल्का सा मुड़ते हुए कहते हैं, बस हाथ में एक पॉपकॉर्न का बाउल होता, मज़ा आ जाता नहीं। ये सब देखते हुए नायरा उनकी बातों से चिढ़ तो रही थी, लेकिन ऑब्वियसली अब उसकी इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो अंश के सामने अपनी ज़ुबान खोले। वो चुपचाप बस अंश की बातों पर ज़बरदस्ती स्माइल करते अपने चेहरे को हाँ में हिला देती है। वह इंदिरा जो कहती है, शुरुआत किसके कमरे से की जाए वैसे। तभी सृष्टि जो कहती है, नीचे के कमरे से शुरू करते हैं, अब नीचे बहुत सारे कमरे हैं। ये सुनकर इंदिरा जो कहती हैं, नहीं नहीं, अब इतना वक्त नहीं हमारे पास कि हम एक एक कमरे को शुरू करेंगे, और वैसे भी नीचे तो सारे ऑलमोस्ट गेस्ट रूम ही हैं, तो गेस्ट रूम में जाकर के क्या फ़ायदा, क्योंकि आए हुए गेस्ट के सामानों की ही तो चोरी हुई है। मुझे लगता है ना कि ऊपर से शुरू करते हैं। तभी अंशु अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहते हैं, अनु के कमरे को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जिस कमरे में अनु ठहरी है उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बगल से शुरू कर सकते हैं आप। अनु के ठीक बगल में एक सीढ़ी लगी हुई थी और उसके बगल में नायरा का एक कमरा था। जैसे ही नायरा ने यह नोटिस किया था, वंश की तरफ मुड़कर देखते हुए कहती है, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि आपको मुझ पर शक है। आज उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, शक? मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनते ही नायरा जो अपने दूसरे हाथ से अपनी आंसू को पोंछती और फिर कहती है, मुझे पता था आपके परिवार में जो भी तमाशा होता है ना, उसमें आपकी नज़र में सबसे बुरे किरदार तो मैं ही रहती हूँ। इस बात पर अंशु पीछे की तरफ आराम से लीन होते हुए कहते हैं, मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिसके अंदर इतना ईगो हो वो भला सामान कैसे चुरा सकती है। नायरा को इस बात की तो ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वंश की तरफ देखती तो है, लेकिन फिर से चुपचाप सामने की तरफ देखने लगती है। इंदिरा जो इस बात पर खुश होते हुए कहती हैं, सही कह रहा है, अब अनु को क्या ज़रूरत है चोरी करने की, उसके बगल से ही शुरू करते हैं। शालिनी जी इस बात को तुरंत ही काटना तो चाह रही थी, लेकिन तभी जयचंद्र जो इशारा करते हुए कहते हैं, कर लेने दीजिए तलाश इन लोगों को। जब तक शादी के परिवार में कोई ना कोई खंडन ना आ जाए तब तक शादी पूरी कहाँ होती है कभी किसी की। आज ने इस बात पर अपने हाथ को उठा करके कह दिया, आई एग्री, फर्स्ट टाइम आई एग्री विथ यू मिस्टर मल्होत्रा। तो शुरू करते हैं। जिसको तलाशी लेनी है ले ले तलाशी, क्योंकि उस कमरे की ओनर तो मेरे साथ बैठी हुई है। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई आपत्ति होगी। क्यों? वो नायरा की तरफ मुड़ते हुए पूछते हैं, क्यों होने वाली बीवी जी, कोई आपत्ति तो नहीं है ना आपको। नायरा भी जवाब देती है उससे पहले अंशु कहते हैं, जाओ जाओ ढूंढ लो। और बस अब क्या था, इंदिरा को मौका मिल गया था। वो मुस्कुराते हुए अब नायरा के कमरे में जाने लगी थी। सावित्री जी जो कि तुरंत इंदिरा के ठीक बगल में आकर खड़े होते हुए कहती हैं, सुनो तुम, वो इस घर की होने वाली बहू है। अगर उसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करने की कोशिश की ना तुमने, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। शालिनी जी जो कि इस वक्त सावित्री जी के ही पीछे खड़ी थी और जयचंद्र ने भी ये बात सुन ली थी। सावित्री जो आकर के वापस लौट कर जयचंद्र के बगल में खड़ी होती हैं और फर्स्ट टाइम जयचंद्र जो कि सबके सामने सावित्री जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं,
मैंने उसका संस्कार पहले ही देख लिया था, इसीलिए उसे अंश की बहू बनाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मैं कभी भी उसकी शादी सम्राट से नहीं होने देना चाहता था सावित्री जी। और वो सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, भले ही वो लड़की छोटे परिवार से है, लेकिन उसको देखकर समझ में आता है कि वो कितनी इज्जतदार खानदान की होगी। ये सुनते ही सावित्री जी जो जयचंद्र जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, पहली बार आपके मुंह से किसी की तारीफ सुन रही हूँ मैं, अच्छा लगा मुझे। जयचंद्र भी अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहते हैं, और हमें भी अच्छा लगा कि आप हमारे फैसले में हमारे साथ खड़ी हैं। हल्दी के दिन आपने जो भी कुछ किया उससे हम आपसे बहुत नाराज थे, मगर अब नहीं। और एक तरफ जहां सामने इस वक्त अंश और नायरा बैठे हुए थे, बिल्कुल उसी पोजीशन में अब उनके ठीक सामने जयचंद्र और सावित्री जी बैठ चुके थे। शालिनी जी जो कि दूसरे साइड की आकर के काउच पर बैठ जाती हैं, और वहीं शेखर जी जो कि इस वक्त आराम से गार्डन में अपने होठों पर सिगरेट लगाए उसका कश लेते हुए एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में सम्राट भी अपने 3rd फ्लोर से नीचे की तरफ उतर करके आ रहा था, और हो रहे इस तरह के तमाशे को देख करके एक जगह पर लगी भीड़ को देख करके वो थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, क्या हो रहा है इधर? तभी जयचंद्र के सबसे छोटे भाई सुधीर जो सम्राट से बताता है, तलाशी ली जा रही है कमरे की, चोरी हो गई है। ये सुनते ही सम्राट जो गुस्सा करते हुए कहता है, पता भी है किसका कमरा है? ये नायरा का कमरा है, वो लड़की चोरी नहीं कर सकती। ये सुनकर के आगे खड़ी कुछ औरतें जो सम्राट की तरफ ही मुड़ गई थी और बहुत ही से सम्राट की तरफ देखने लगी थी, जिससे नाराज होकर सम्राट नीचे की तरफ आते हैं। और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहे थे, हॉल में बैठे अंश और नायरा को इतना क्लोज देखकर वो अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, चिपक ले इससे, जितना चिपकना है चिपक ले, क्योंकि आज रात तो मैं उसे अपनी बनाकर रहूंगा। अंश बेटा। वो दांत पीसते हुए लगातार अंश को घूरते हुए जा रहे थे। अंश ने भी अपनी आई कांटेक्ट को उनके साथ मिला लिया था, और जब तक वो बाहर नहीं निकल जाते तब तक अंश भी उनको घूरते रहते हैं, मगर अंश के चेहरे पर एक स्लाइट सी स्माइल थी। पता नहीं क्यों आज जैसे अंश को कोई भी लोड ही नहीं था। वो बहुत मजे कर रहे थे आज के दिन को। उन्हें खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो इतने खुश क्यों हैं। बार बार वो अपने दिमाग से यही कह रहे थे, आज जो भी कुछ होगा ये फैसला मेरी मॉम के लिए है, और ये फैसला मेरी मॉम के लिए प्रॉफिटेबल होगा, बस इसी वजह से मैं खुश हूँ। लेकिन सच क्या था, शायद इस बात से अंश भी वाकिफ नहीं थे। लगभग इसी तरह से आधे घंटे की तलाशी चलती, और उसके बाद फाइनली इंदिरा जो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से तालियां पीटते हुए नीचे की तरफ आते हुए कहती हैं, जब घर में हो चोर तो काहे करे बाहर जाके ढिंडोर। क्या कह रही थी भाभी जी? बोला था ना हमने कि कोई घर का ही भेदी है जो ये लंका ढा रहा है। देखो जी, सबका सेट मिल गया, और तो और वो 3.5 करोड़ का जो इतना बड़ा इतना महंगा जेवर था वो भी इस लड़की के कमरे से मिला है। थोड़ी देर के लिए तो अंश, जिसके चेहरे पर अभी हल्की फुल्की स्माइल थी और चेहरा बिल्कुल शांत था, वो एकदम से अकड़ गया था और साथ ही उनकी मुट्ठी कसने लगी थी। दूसरा हाथ जो कि इस वक्त नायरा के बाजू पर था वो भी अब कसने लगा था, जिससे नायरा को दर्द होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे से जखना भी शुरू कर दी थी। अंश दांत पीसते हुए नायरा की तरफ घूमकर कहते हैं, आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तुम चिल्लाती हो, बुरा बोलती हो और बहुत बुरी भी हो, लेकिन चोर हो सकती हो मैंने नहीं सोचा था। ये सुनते ही नायरा जो कि अंश के उस हाथ की तरफ देखती है जो कि उसके बाजू पर धंसता ही जा रहा था, और फिर एक बार अंश के चेहरे की तरफ और काफ़ी धीरे आवाज़ में कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। अंश अपने सर को नीचे करते हुए कहते हैं, तो क्या ये अपने आप हो गया? उनके पैर निकल आए थे जो वो तुम्हारे कमरे में भाग गए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे कहती तो सही, लेकिन इस हद तक गिर चुकी हो तुम। लिटरली मैं जब भी तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ तुम थोड़ी सी अच्छी लगती हो तभी कुछ ऐसा कर देती हो जिससे नफरत होना शुरू हो जाती है तुमसे। छी। और ये बोलकर वो अपने हाथ को नायरा की बाजू से हटा लिए थे, लेकिन अभी भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई थी। वो आराम से अपने हाथ फोल्ड किए अपने चेस्ट पर सामने की तरफ बस देखते जा रहे थे, और वो इस वक्त जयचंद्र को घूर रहे थे क्योंकि उन्होंने ही तो शादी के लिए फोर्स किया था। जयचंद्र जो की शर्म से नीचे की तरफ झुक गया था। सावित्री जी धीरे से उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, मुझे पूरा भरोसा है ये काम इस लड़की का हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कह रहा है। ये सुनते ही शालिनी जी जो कहती हैं, मम्मी जी मैं भी यही कहना चाह रही हूँ,
ये नायरा नहीं कर सकती। जयचंद्र जो उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, हमें भी पता है वो नहीं कर सकती, मगर अब सबके परिवार के सामने हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि सामान तो उसके कमरे से ही मिला है ना। इंदिरा जी जो तुरंत ही आकर के सारे बॉक्सेस को उन लोग के सामने टेबल पर रखवाती हैं और फिर पूछती हैं, अब कोई जवाब है आप लोगों के पास, या फिर हम ही कहें कि आखिर चोर कौन है। और ये बोलकर वो नायरा की तरफ ही देखने लगी थी। नायरा जो जल्दी से अभी खड़ी होती है, लेकिन तभी अंश उसको आराम से बिठाते हुए कहते हैं, अब जो करना है मैं करूँगा, तुम चुप रहो। महेंद्रा जी जो कहती हैं, क्या हुआ, खड़े होते होते बैठ क्यों गई, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अरे भाई साहब ने तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोचा, और तुम्हारी सोच तो नीचे के नीचे रह गई। नाली के कीड़े भी तुम जैसे खराब नहीं होते होंगे। जिस घर का खा रही उसी घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? सृष्टि जो कि नायरा की हालत पर बहुत ज्यादा तरस खा रही थी और वो बार बार शालिनी जी से कुछ बताना तो चाह रही थी, लेकिन इंदिरा ने उसके हाथ को जोरों से थाम रखा था। नायरा दोबारा से खड़ी होती है, लेकिन तभी अंशु खड़े होते हुए कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरी होने वाली बीवी, इस घर की होने वाली बहू, आप लोग कैसे छोटे मोटे जेवर चुराएगी? जो सुनते ही इंदिरा जी जो कि अंश की तरफ बहुत ही ध्यान से देखती हैं और बहुत ही प्यार से कहती हैं, बेटा सिर्फ हमारा छोटा छोटा गहना नहीं, इसने तो 3.5 करोड़ का वो जेवर चुराया है, जो कि इसके लिए ही हमारी प्यारी भाभी जी ने डिसाइड किया था। आखिर वो तुम्हें ही तो देने वाली थी लड़की, फिर तुम्हें ऐसे नीच काम करने की क्या जरूरत थी? ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे। न जाने वो कहाँ से इतना अच्छा ड्रामा सीख कर आई थी। अंश उनके बिहेवियर को समझते हुए कहते हैं, उसका था तो वो उसके कमरे में है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अपने सामान से मतलब होना चाहिए जो ऑब्वियसली मिल गया है। लेकिन शालिनी जी जो कि इस बार थोड़ा सा खुश होते हुए अपने हाथों को धीरे से जोड़ते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं, चलो कम से कम सोना मिल तो गया, मतलब अशुभ होने से टल गया। अब ये शादी सही सलामत तरीके से हो जाए बस। वहीं बाकी की औरतें भी अंश को आकर के कहती हैं, देखो हम तुम्हें गलत नहीं कह रहे अंश बेटा, हम जानते हैं कि तुम बहुत अच्छे दिल के हो और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मगर ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जो इस तरह से चोरी करे, उसको अपने घर की बहू, वो भी मल्होत्रा खानदान में बनाए, इसमें तो मल्होत्रा खानदान की बहुत ही शर्मनाक हरकत है। आपका सिर इसी तरह से झुकाती रहेगी भाई साहब, देख लीजिए अब आप। पृथ्वी जो अपनी बीवी को चुप कराते हुए कहते हैं, बस करो तुम। अंश जो तुरंत ही नायरा के सामने आकर खड़े होते हुए कहते हैं, इसे चोर कहने से सोच लीजिए कि इस पूरे परिवार में जितना भी पैसा और दौलत है, उससे कहीं ज्यादा पैसा इसके पति के पास है। ऐसे छोटे मोटे चोरी करके इसका क्या फायदा? आने वाले वक्त में वो वैसे भी मल्होत्रा खानदान की बहू और इस पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन बनने वाली है। और जहाँ तक बात रही इन सारे फालतू बकवास की, तो ये चीप क्लास ज्वेलरीज आपको मुबारक हो, मुंह बंद करने के लिए इसका डबल दे दूंगा मैं, लेकिन नायरा को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सुनते एक और बार सब लोग हैरान होते हुए कहते हैं, समायरा कौन है? इस लड़की का नाम तो नायरा था ना? हे भगवान, जिस लड़की का नाम भी कपड़ों की तरह बदलता हो, उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अंश जो कि सबको शांत कराते हुए कहते हैं, नाउ दैट्स एनफ। अगर किसी के मुंह से इस लड़की के बारे में एक शब्द भी निकला तो इसी वक्त उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगा मैं। क्या लगता है आप लोग यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे तो मेरी शादी नहीं होगी? शादी होगी और इसी लड़की से होगी। देखना है तो देखने के लिए रहो, वरना निकलो यहाँ से। और फिर वो अपने एक स्टाफ से कहते हैं, सबको मेरी तरफ से 5-5 लाख गिफ्ट कर दो ताकि मुंह बंद रहे इन लोगों का। और ये बोलकर वो नायरा का हाथ पकड़ते हुए उसे खींच करके उसके कमरे में लाने लगे थे। अब तो ऊपर से भी अनु और जानवी और उसके डैड अश्विन जी ये सब कुछ देख रहे थे। अनु जो अपने मॉम डैड का हाथ पकड़ती है और काफी खुश होते हुए कहती है, मेरे भाई फाइनली बदल रहे हैं मॉम डैड, लाइक सीरियसली अंश भाई ने उस लड़की को फेवर किया, मैं बहुत खुश हूँ। इस बात पर जानवी थोड़ा हैरान होकर कहती है, तुम्हें नजर नहीं आया कि नीचे उसके ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा है और इसके बाद भी अंशु से शादी क्यों करना चाह रहा है? ये सुनते ही अश्विन जो जानवी की तरफ आते हुए कहते हैं, अरे ये परिवार वाले झूठ बोल रहे होंगे, भला वो बच्ची ऐसा क्यों करेगी? और जहाँ तक मैं उस बच्ची को जानता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और शरीफ है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती।
इस बात को सुनकर जानवी ने भी अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया था। अश्विन जो कहते हैं खुशी तो इस बात की है कि अंश बदल रहा है। अनु जो कहती है मैं जाकर के अर्जुन जी को बताती हूँ, वो तो मुझसे भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एक तरफ अनु अपने कमरे में गई थी और वहीं दूसरी तरफ नारा जो कि खींच करके वो खुद नहीं बल्कि अंश के काफ़ी ज़बरदस्ती खींचने पर यहाँ पर लाई गई थी और अंश उसको काफ़ी झटके से नीचे गिराते हुए कहते हैं तुम्हारी स्टैंडर्ड हमेशा के लिए यहीं पर रहेगी। सबके सामने तुमने मेरी इंसल्ट कराई है। पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ। नारा इस बात पर अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्लीज़ मेरी बात का भरोसा करिए, मैंने अपने कमरे में कुछ नहीं रखा था, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है। अंशु कहते हैं भले इस पूरे परिवार को ना पता हो, लेकिन तुम्हें तो ये बात पता है ना कि कुछ दिन बाद तुम और मैं अलग हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे हाथों कुछ नहीं लगेगा, इसी वजह से शायद। लेकिन तुम्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? नारा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है मैंने नहीं की है चोरी, मैंने सच में। लेकिन अंश उसकी बात सुनने के लिए और ज़्यादा यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते थे और वो इन सारे टेंट्रम से वैसे बहुत नारा के कमरे का दरवाज़ा मार करके अपने कमरे में वापस लौट जाते हैं। अपने कमरे में आने के बाद अंशु काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, जिससे वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हैं, लेकिन फिर से वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करते हुए कहते हैं नो अंश, यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ, डोंट हर्ट योरसेल्फ। और वैसे भी वो लड़की चोरी करे चकारी करे कुछ भी करे भाड़ में जाए, मुझे क्या। लेकिन फिर वो खुद से ही शांति से बैठ कर कहते हैं पर उसने चोरी क्यों की, वो ऐसा कैसे कर सकती है। आई डोंट कुछ इतना ज़्यादा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पैसों की ज़रूरत है और वो मुझसे कह नहीं पाई। वैसे भी तो इतना डरा कर रखता है उसे, अगर उसको ज़रूरत भी होगी तभी वो कहाँ बोल पाएगी। बट फिर भी चोरी करेगी तो ऑब्वियसली डांट तो सुनेगी ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया उसे डांट कर। और फिर वो खड़े होते हुए कहते हैं और उसे डांट भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। और वो खुद को ही आकर के बालकनी में शांत करने लगे थे और इसी तरह से उनका दिमाग और उनका दिल आपस में जूझ रहा था। लेकिन फिर वो इन सारे बातों से अपने दिमाग को हटाते हुए अपने काम में लगते हुए क्रिश को कॉल कर दिए थे कि आज उनके जितने भी मीटिंग्स हैं उसे पोस्टपोन ना किया जाए। क्रिश जो बताता है सर आपकी 3 अपॉइंटमेंट्स हैं, अगर आप कहें तो जो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, एक काम करो सबको मेरे घर पर आने के लिए कह दो, मैं अपने ऑफिस एरिया में जा कर के वेट कर लूँगा और जो भी मीटिंग होगी वहीं पर कर लूँगा, ठीक है। वैसे भी घर के नाटक से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, घर से बाहर तो मेरी माँ मुझे निकलने नहीं देंगी, कम से कम घर पर काम करूँगा तो दिमाग फ्रेश रहेगा मेरा। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और ये शादी में वाकई कोई बात आए तो नहीं आएंगी ना। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए शादी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।